हेलो दोस्तों। तो चलिए फिर से सुनते हैं कहानी का अगला भाग, पार्ट 31, द गर्ल इन रूम 105। चलिए सुनते हैं कहानी। एयरपोर्ट, सौरभ ने कहा। वो कंफ्यूज्ड दिखाई दे रहा था, सफदर और फैज भी। रघु चुपचाप बैठा अपने सामने की खाली कुर्सी को ताक रहा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि यह सब क्या हो रहा है, सफदर ने कहा। रघु तो उस समय हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में एडमिट था। मैंने उसके पेरेंट्स से भी चेक किया था। राणा ने रघु के फोन रिकॉर्ड्स भी हासिल किए थे। उस रात उसके सेलफोन टावर की लोकेशन अपोलो हॉस्पिटल के नजदीक की थी, सौरभ ने कहा। रघु हंस पड़ा। मेरी तरफ मुड़ा और बोला, ये लोग अब भी यकीन नहीं कर पा रहे। देखा मेरा प्लान कितना टाइट था। इतना टाइट भी नहीं था भाई, मैं सीरियस हूं। तुम हम लोगों को बताओगे कि ये सब क्या हो रहा है, सौरभ ने कहा। क्या तुम्हारे फोन में कोई ट्रैवल ऐप है, मैंने कहा। क्लियर ट्रिप और मेक माई ट्रिप है। क्यों? उनमें से कोई भी एक खोलो और फ्लाइट सर्च करो। कल रात की फ्लाइट, रूट हैदराबाद से दिल्ली और फिर अगली सुबह वापसी। सौरभ अपने फोन पर कुछ सेकंड काम करता रहा। यहां से वैसी रोज 15 सीधी उड़ाने हैं, सौरभ ने कहा। आखिरी फ्लाइट कितने बजे की है, हैदराबाद से दिल्ली, मैंने कहा। इंडिको 6E766 रात 11:30 बजे हैदराबाद से चलती है और 1:10 दिल्ली पहुंचती है, सौरभ ने कहा। मैंने सौरभ की ओर देखा और मुस्कुरा दिया। वाह, सौरभ ने कहा, अब समझा। इसने यह आखिरी वाली फ्लाइट ली, दिल्ली पहुंचा और सीधे आईआईटी चला गया और रात के 1:10 पर एयरपोर्ट से आईआईटी तक आने में आधे घंटे से भी कम समय लगा। डैम, यानी ये इतनी देर के लिए हॉस्पिटल से बाहर निकल आया था, सौरभ ने रघु का गेम प्लान समझते हुए कहा। यस, इसने अच्छा खेला ना। ओह, सौरभ ने कहा, तो जारा से तुम्हारी उस रात को हुई तमाम चैट्स उसके मरने की बात की थी? जाहिर है, मैंने कहा। वो रघु था। ओ नो, सौरभ ने कहा और मुझे चिंतित नजरों से देखा। नेवर माइंड, मैंने कहा। अब दिल्ली से हैदराबाद की पहली फ्लाइट चेक करो। इंडिको 6E765 ये सुबह 4:55 पर दिल्ली से उड़ती है और 7:05 पे हैदराबाद पहुंचती है, सौरभ ने कहा। रघु सुबह सुबह हैदराबाद में लैंड करता है, इसलिए एक बार फिर उसे किसी ट्रैफिक का सामना नहीं करना पड़ता। वो आधे घंटे में अपोलो हॉस्पिटल पहुंच जाता है और 7:45 तक अपने बेड में वापस। ओह, फैज ने कहा। अब वो भी समझ गया था कि रघु ने यह कैसे किया, लेकिन सफदर चुपचाप बैठे रहे। वे अभी तक सदमे में थे। और इसका फोन लोकेशन, सफदर ने कहा। ओ हाँ, सौरभ ने कहा। राणा ने फोन टावर लोकेशन चेक की थी। इनफैक्ट ठीक 12 बजे रघु ने जारा को मैसेज करके विश किया था। राणा ने सोशल पर हमें इसकी चैट्स भी दिखाई थी। हाँ, मुझे पता है, मैंने कहा। एक्चुअली भाई, तुम्हें शक कैसे हुआ, सौरभ ने कहा। गोलू, तुम्हें याद है मैंने तुम्हें कहा था कि मैं ट्रिप पर जा रहा हूं? हाँ, कोई 1 हफ्ता पहले मैं हैदराबाद गया था। क्यों, सौरभ ने कहा। 1 हफ्ते पहले। तुम्हें अपने आप को उससे कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। वो सुपर रिच हुआ तो क्या? मैंने फिर अपने आप से कहा। मैं बेड में लेटा था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। मैंने इससे पहले भी रघु से बात की थी, लेकिन इससे पहले कभी उससे बात करने के बाद मेरी नींद नहीं उड़ी थी। क्या वो कुछ इशारा कर रहा था? कोई कटाक्ष या अपमान? मैंने अपने दिमाग में हमारी बातचीत को दोहराया। मैंने अभी अभी उसे फोन लगाकर बताया था कि हमने कातिल को ढूंढ निकाला है और वो फैज है। मैंने उसे उनके अफेयर के बारे में बताया था।
हालांकि मैंने प्रेगनेंसी किट्स जैसी चीज़ों का जिक्र नहीं किया था। उसने वैसे ही रिएक्ट किया था जैसे उसे करना चाहिए था। उसने फैज को कोसा था और भावुक हो गया था। फिर उसने मुझे शुक्रिया कहा और बताया कि अब उसके लिए किसी चीज़ के कोई मायने नहीं रह गए हैं। लाइफ उसके उसके बिना अधूरी सी है, उसने कहा। ये आखिरी लाइन मेरे जहन में क्यों अटक गई थी, ये जानी पहचानी क्यों लग रही थी। मैंने इसे अपने दिमाग में कुछ मर्तबा दोहराया। फिर मैंने अपना फोन उठाया और जारा के साथ अपनी आखिरी व्हाट्सएप चैट देखी, जो मेरी जिंदगी की सबसे कीमती चीजों में से एक थी। उस दिन के बाद से अभी तक मैं इस चैट को दर्जनों बार पढ़ चुका था। मैंने उसे एक बार फिर स्क्रॉल किया, जब तक कि मैं आखिर तक नहीं पहुंच गया और वहां पर मुझे वो नहीं मिल गया जिसे मैं खोज रहा था। हाँ, तुम्हारे बिना लाइफ अधूरी सी है। मेरी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई। नहीं, ये केवल एक इत्तेफाक ही हो सकता है। मैंने सौरभ की ओर देखा, जो घोड़े बेचकर सो रहा था। मैं फिर से लेट गया। वो हैदराबाद में था। हॉस्पिटल ने कंफर्म किया था। सेलफोन की लोकेशन ने कंफर्म किया था। कत्ल फैज ने ही किया है। उसी पर फोकस करो। मैं बार बार करवटें बदलता रहा और सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन तब तक एक और विचार मेरे दिमाग में आया। अगर फैज डाइवोर्स लॉयर को तलाश रहा था, तो वो जारा की हत्या क्यों करेगा? और वो भी ये मालूम होने के बाद कि वो प्रेग्नेंट है। वो तो जारा के लिए सलमा को छोड़ने के लिए तैयार लग रहा था। मैं फिर से उठकर बैठ गया। मैंने अपने फोन में क्लियर ट्रिप ऐप खोला और हैदराबाद और दिल्ली के बीच तमाम फ्लाइट्स देखी। हैदराबाद से दिल्ली के लिए आखिरी फ्लाइट रात 11:30 बजे और दिल्ली से हैदराबाद के लिए पहली फ्लाइट 4:55 पे थी। ये मुश्किल था, लेकिन नामुमकिन नहीं था। मुझे रघु के साथ हुई एक और चैट याद आई, जब वो सैन फ्रांसिस्को में था। मुझे ऐसी ट्रिप की आदत है, मैं हमेशा ही ऐसा करता रहता हूँ, उसने कहा था। शायद मुझे खुद एक फ्लाइट पकड़कर देखना चाहिए कि यह किया जा सकता है या नहीं। मैंने सोचा और लाइट जला ली। क्या हुआ? सौरभ ने कहा। मुझे नींद नहीं आ रही, मैं कहीं घूम कर आता हूँ। सौरभ ने कहा था। मैंने ठीक वही फ्लाइट पकड़ी जो उसने पकड़ी थी, लेकिन इस बार उल्टी दिशा में। मैं 4:55 पर दिल्ली से हैदराबाद की पहली फ्लाइट पकड़ रहा था और शेड्यूल से पहले 6:50 पर वहां पहुंच गया। एयरपोर्ट से बाहर निकलते समय मुझे कई सीसीटीवी कैमरे दिखाई दिए। मुझे उम्मीद थी कि राणा मुझे इन सीसीटीवी कैमरे के फुटेज तक एक्सेस दिला देगा। मैं 7:05 पर राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर खड़ा था, निकल आया था। अनेक ड्राइवर्स मुझे शहर में ले जाने के लिए तैयार थे। उन्होंने कैश लिया और मेरे बारे में कोई डिटेल्स जानने की कोशिश नहीं की। मैं एक टैक्सी लेकर अपोलो हॉस्पिटल गया। सुबह के समय ना के बराबर ट्रैफिक था, इसलिए मैं 7:29 पे वहां पहुंच गया। मैं मेन लॉबी में आया और वहां मुझे एक कॉमन टॉयलेट दिखा। हॉस्पिटल में पेशेंट्स को हरे रंग के कपड़े पहनने होते हैं, तो रघु ने यहीं पर अपने कपड़े बदले होंगे। मैंने समय देखा, 7:33 हो रहे थे। जारा की मौत वाली सुबह राणा ने 8:45 पर रघु को फोन लगाया था। तब रघु हॉस्पिटल में पहुंचा ही होगा। वो बातचीत मैंने भी सुनी थी। एक नर्स ने फोन उठाया था और फिर उसे रघु को दिया था। उसका कोई क्रिश्चियन नाम था। मैं लिफ्ट लेकर पहले फ्लोर के प्राइवेट रूम्स में चला गया। अगर रघु अस्पताल से बिना किसी की नजर में आए बाहर निकल जाना चाहता था, तो उसने जरूर फर्स्ट फ्लोर पर ही प्राइवेट रूम लिया होगा, ताकि खिड़की से बाहर निकल सके। जी, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? एक नर्स ने मुझसे कहा।
मेरा एक दोस्त यहाँ पर एडमिट हुआ था, मैंने कहा। एक नर्स उसे अटेंड कर रही थी। मैं उससे मिलना चाहता हूँ, उसे शुक्रिया कहना चाहता हूँ। उसका नाम क्या था सर? मैं चुप हो गया। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूँ। जेनी, जेनी। नो वेट, जेनी। वो तेलुगु लहजे में बात करती है, मैंने कहा। ओह, जेनी एंथनी सर, नर्स ने कहा। वो यही है, स्टाफ कैंटीन में। एक बार देख लीजिए, शायद वो वहां पर नाश्ते के लिए गई हो। भला कोई ऐसे पेशेंट को कैसे भूल सकता है जो अपने पीछे 10,000 रुपए की टिप छोड़ जाए, जेनी ने कहा। मैंने उसे अपने फोन में रघु की तस्वीर दिखाई थी। हॉस्पिटल के स्टाफ कैंटीन से मेदू वड़ा और डेटॉल की गंध आ रही थी। उस छोटे से रूम में चाय के फ्लास्क रखे थे और स्नैक्स का एक छोटा सा काउंटर भी वहां था। मैं जेनी के साथ एक कोने में बैठा था ताकि कोई भी हमारी बातें ना सुन सके। तो यहाँ पर उसका इलाज चल रहा था। किस चीज का और कितने समय? 1 हफ्ता? 5 दिन। जब वो यहाँ से गए तब भी पूरी तरह से ठीक नहीं थे, लेकिन टेस्ट ठीक आने के बाद डॉक्टर ने उन्हें जाने दिया। वो नहीं चाहता था कि मैं परेशान हूँ, इसलिए उसने मुझे कभी कुछ ठीक से नहीं बताया। इसलिए मैं यहाँ आपसे पूछने आया हूँ। ओह, इट्स ओके सर। उसके साथ एग्जैक्टली क्या हुआ था? बाएं हाथ में हेयरलाइन फ्रैक्चर, बाहों और पैरों पर चोट के निशान, एड़ी में मोच। यहाँ पर अपने स्टे के दौरान क्या उसने कुछ ऐसा किया था जो सामान्य नहीं था? जैसे कि सर? वो चुप रहने वाले इंसान थे, आपको तो पता ही होगा। उनके पेरेंट्स उनसे मिलने आया करते थे। वो आराम करते रहते और कभी कभी अपना फोन इस्तेमाल करते दिख जाया करते। क्या वो किसी से फोन पर बातें करता था? केवल अपनी मंगेतर से। मैंने उनकी फोटो देखी थी, बहुत सुंदर लड़की थी, एक मुस्लिम। वो मर गई है, उन्होंने मुझे बताया था। वेरी सैड। हाँ, जारा। वो जिस दिन मरी उसी दिन उसका बर्थडे था शायद, और वो इतने अपसेट थे कि वो उस समय उसके साथ नहीं हो सकते थे। वो चाहते थे कि जारा को सबसे पहले वो ही विश करें। मुझे अभी तक याद है, मैंने उनकी मदद की थी। मैंने उसकी तरफ हैरानी से देखा। मदद की थी? डॉक्टरों ने रघु सर को हिदायत दी थी कि वे जल्दी सो जाएं और 9 बजे के बाद ना जागें। लेकिन वो उसे आधी रात को विश करना चाहते थे, इसलिए मैंने उनकी मदद की। कैसे? मेरी नाइट ड्यूटी थी। उन्होंने मुझे अपना अनलॉक्ड फोन दिया, जिसमें पहले ही एक हैप्पी बर्थडे मैसेज लिखा हुआ था। उन्होंने कहा कि रात ठीक 12 बजे मैं वो मैसेज सेंड कर दूं। मैंने ऐसा ही किया, और इस तरह जारा मैम को सबसे पहले विश करने वाले रघु सर ही रहे। मुझे तो लगता है वो दुनिया के सबसे अच्छे बॉयफ्रेंड थे। हाँ हाँ, मैंने एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। वो वाकई सबसे अच्छा बॉयफ्रेंड था। रघु ने तालियां बजाई, जिससे सभी लोग चौंक गए। क्या क्या किसी न किसी को तब केशव की मेहनत और लगन की तारीफ करनी चाहिए ना, रघु ने कहा और हंस दिया। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है, सौरभ ने कहा। मैंने इसे कम आंका, रघु ने कहा। नहीं, तुमने अपने आप को ज्यादा आंक लिया था। यू ब्लडी, सौरभ ने कहा। लेकिन रघु की पिटाई करने वाले लोग कौन थे, सफदर ने पूछा। अंकल, जो आदमी 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी बना सकता है, क्या वो चंद गुंडों को पैसे खिलाकर खुद की पिटाई नहीं करवा सकता? आखिरकार ये आदमी प्रेसिडेंट्स गोल्ड मेडल विनर है, मैंने कहा। वो तो अपना फोन जेनी को देता है, गुड नाइट बोलता है, खिड़की से बाहर निकलकर एयरपोर्ट पहुंच जाता है, वहां से दिल्ली के लिए उड़ जाता है और चंद घंटों बाद लौट आता है। और एयर टिकट्स, सौरभ ने कहा। एयरपोर्ट पर कैश पेमेंट, किसी फोटोशॉप आधार कार्ड का प्रिंट आउट इस्तेमाल करते हुए, जिस पर चेहरा तो उसका था, लेकिन किसी और का नाम लिखा था। वाओ, इसने सचमुच ही बहुत ही बारीकी से प्लान बनाया था। बंदा स्मार्ट है, क्यों फैज?
मैंने कहा। फैज अपनी मुट्ठियां भींचे रघु की तरफ देख रहा था। क्यों रघु, तुमने उसको क्यों मारा? फैज ने कहा। रघु चुप रहा। फैज उठ खड़ा हुआ और रघु को एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर दिया। रघु के मुंह से खून आने लगा और उसका चश्मा नीचे गिर पड़ा। रघु चुपचाप बैठा रहा। उसने धीरे से अपना चश्मा उठाया। फैज उसको मारने के मकसद से फिर आगे बढ़ा, लेकिन रघु ने उसको रोक दिया। मुझे दर्द नहीं होगा, मैं आसानी से झेल सकता हूं। याद रखना कि मैं अपनी हड्डियां तुड़वाने के लिए पैसे भी दे चुका हूं, रघु ने कहा। सफदर उठ खड़े हुए। फिर जैसे कि कोमा से बाहर आते हुए उन्होंने शांत आवाज में कहा, लेकिन वो तो तुमको बहुत प्यार करती थी। रघु ने कोई जवाब नहीं दिया। तुमने मेरी नन्ही बिटिया को क्यों मार डाला? सफदर ने वैसे ही धीमी आवाज में कहा, जैसे कि वो केवल इसी सवाल का जवाब चाहते हो। रघु ने भद्दे ढंग से खींसे निपोड़ दी, क्योंकि उसने जो किया था उसने मुझे भीतर से मार डाला था। दोस्तों, उम्मीद है आपको कहानी पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड हिट द बेल आइकन, जिससे आगे की सभी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो सुनते रहिए कहानी, बने रहिए हमारे साथ। स्टोरी टाइम विद आरती। थैंक यू सो मच।